80 घाव, एक आंख, एक हाथ और एक पैर के बाद भी वे लड़ते रहे राणा सांगा। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में बड़े बड़े वीर योद्धा पैदा हुए हैं। उन वीरों ने अपने देश और धर्म को बचाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। उनमें से एक योद्धा का नाम है राणा सांगा। दोस्तों, राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में हुआ था। राणा सांगा राणा कुंभा के पुत्र थे और राणा रायमल के पुत्र थे। राणा सांगा अपने पिता के बाद सन 1509 में मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। इनका शासनकाल 1509 से 1527 तक रहा। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी, बाबर, महमूद खिलजी इस्लामिक शासकों के साथ युद्ध लड़कर अपनी मातृभूमि के लिए रक्षार्थ बलिदान दे दिया था। आओ जानते हैं राणा सांगा के बारे में अद्भुत तथ्य। दोस्तों, राणा सांगा की पत्नी का नाम रानी कर्णावती था। उनके 4 पुत्र थे, जिनके नाम रत्न सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, भोजराज और विक्रमादित्य सिंह थे। ऐसा भी माना जाता है कि राणा सांगा की कुल मिलाकर 22 पत्नियां थीं, परंतु इसकी पुष्टि नहीं होती है। 1509 में 27 वर्ष की उम्र में वे मेवाड़ के शासक बने। दोस्तों, एक बार कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह ने अपनी अपनी जन्म पत्रियां एक ज्योतिषी को दिखाई। उन्हें देखकर उसने कहा कि गृह तो पृथ्वीराज और जयमल के भी अच्छे हैं, लेकिन राजयोग संग्राम सिंह के पक्ष में होने के कारण मेवाड़ का स्वामी वही होगा। ये सुनते ही दोनों भाई संग्राम सिंह पर टूट पड़े। पृथ्वीराज ने हूल मारी, जिससे संग्राम सिंह की एक आंख फूट गई थी। राणा सांगा ने आंख फूटने के बाद भी भाइयों से युद्ध किया था। इस समय तो सारंगदेव, रायमल के चाचा, ने बीच बचाव कर किसी तरह उन्हें शांत किया। सारंगदेव ने उन्हें समझाया कि ज्योतिषी के कहने पर विश्वास कर तुम्हें आपस में संघर्ष नहीं करना चाहिए। इस समय सांगा अपने भाइयों के डर से श्रीनगर अजमेर के क्रमचंद पंवार के पास अज्ञातवास बिता रहे थे। रायमल ने उसे बुलाकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। राणा सांगा अपने पिता महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में 27 वर्ष की आयु में मेवाड़ के शासक बने। मेवाड़ के महाराणा में वे सबसे अधिक प्रतापी योद्धा थे। इनके शासक रहते किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई आसानी से आक्रमण कर कब्जा जमा ले। दोस्तों, सांगा के समय गुजरात और मेवाड़ के बीच संघर्ष का तत्कालिक कारण ईडर का प्रश्न था। ईडर के राव भाण के 2 पुत्र सूर्यमल और भीम थे। राव भाण की मृत्यु के बाद सूर्यमल गद्दी पर बैठा, किंतु उसकी भी 18 माह के बाद मृत्यु हो गई थी। अब सूर्यमल के स्थान पर उसका बेटा रायमल ईडर की गद्दी पर बैठा। रायमल की अल्पायु होने का लाभ उठाकर उसके चाचा भीम ने गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया था। रायमल ने मेवाड़ में शरण ली, जहां महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई उसके साथ कर दी थी। शादी के बाद 1516 में रायमल ने महाराणा सांगा की सहायता से भीम के पुत्र भारमल को हटाकर ईडर पर पुनः अधिकार कर लिया था। भारमल को हराकर रायमल का ईडर का शासक बनाए जाने से गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर बहुत गुस्सा हुआ था, क्योंकि भीम ने उसी की आज्ञानुसार ईडर पर अधिकार किया था। नाराज सुल्तान मुजफ्फर ने अहमदनगर में जागीरदार निजामुद्दीन को आदेश दिया कि वह रायमल को हराकर भारमल को पुनः ईडर की गद्दी पर बैठा दे। निजामुल मुल्क द्वारा ईडर पर घेरा डालने पर रायमल पहाड़ों में चला गए और पीछा करने पर निजामुल मुल्क को हराया। ईडर के आगे रायमल का अनावश्यक पीछा किया जाने से नाराज सुल्तान ने निजामुल मुल्क को वापस बुला लिया था। इसके बाद सुल्तान द्वारा मुवारिजुल मुल्क को ईडर का हकीम नियुक्त किया गया। एक भाट के सामने एक दिन मुवारिजुल मुल्क ने सांगा की तुलना एक कुत्ते से कर दी थी। ये जानकारी मिलने पर महाराणा सांगा वानगढ़ के राजा उदय सिंह के साथ ईडर जा पहुंचे। पर्याप्त सैनिक न होने के कारण मुवारिजुल मुल्क ईडर छोड़कर अहमदनगर भाग गया। उसके बाद सांगा ने ईडर की गद्दी पर रायमल को बैठा दिया और एवं अहमदनगर, बड़नगर, विसलनगर आदि स्थानों को लूटता हुआ चित्तौड़ लौट आया था। महाराणा सांगा के आक्रमण से हुई बर्बादी का बदला लेने के लिए सुल्तान मुजफ्फर ने 1520 में मलिक अय्याज तथा किवामुल मुल्क की
अध्यक्षता में 2 अलग-अलग सेनाएं मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी। मालवा का सुल्तान महमूद भी इस सेना के साथ आ मिला था, किंतु मुस्लिम अफसरों में अनबन के कारण मलिक अयाज आगे नहीं बढ़ सका था और संधि कर उसे वापस लौटना पड़ा था। महाराणा सांगा ने सिकंदर लोदी के समय ही दिल्ली के अधीनस्थ इलाकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था, किंतु अपने राज्य की निर्बलता के कारण वह महाराणा सांगा के साथ संघर्ष के लिए तैयार नहीं हो सका। सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। खातोली कोटा नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई। इस युद्ध में तलवार से सांगा का बायां हाथ कट गया था और घुटने पर तीर लगने से वह हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। खातोली की पराजय का बदला लेने के लिए 1518 में इब्राहिम लोदी ने मियां माखन की अध्यक्षता में महाराणा सांगा के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी। सन 1519 में सुल्तान महमूद मेदिनी राय पर आक्रमण के लिए रवाना हुआ था। इस बात की खबर लगते ही सांगा भी एक बड़ी सेना के साथ गागरोन पहुंच गए। यहां हुई लड़ाई में सुल्तान की बुरी तरह से पराजय हुई। सुल्तान का पुत्र आसफ खां इस युद्ध में मारा गया तथा वह स्वयं घायल हुआ। महाराणा सांगा सुल्तान को अपने साथ चित्तौड़ ले गए, जहां सांगा ने उसे 3 माह कैद में रखा था। खानवा युद्ध शुरू होने से पहले राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और अनेक राजपूत अपनी अपनी सेना ले साथ हो गए। वह हौसले के साथ एक विशाल सेना के साथ बयाना और आगरा पर अधिकार करने के लिए बढ़े। बाबर से बयाना के शासक ने सहायता मांगी। बाबर ने ख्वाजा मेहदी को भेजा, पर राणा सांगा ने उसे शिकस्त देकर बयाना पर अधिकार कर लिया। सीकरी के पास भी मुगल सेना को करारी हार मिली। लगातार मिल रही हार से मुगल सैनिक में डर चुका था। अपनी सेना का मनोबल गिरते देखकर बाबर ने बड़ी चतुराई मुसलमानों पर से तमगा, एक प्रकार का सीमा टैक्स, भी उठा लिया और अपनी सेना को कई तरह के लालच दिए, जिससे उसकी सेना में थोड़ी हिम्मत आई। उसने अपने अपने सैनिकों से निष्ठापूर्वक युद्ध करने और प्रतिष्ठा की सुरक्षा करने का हुक्म दिया। इससे उसकी सैनिकों में युद्ध करने को तैयार हो गई। खानवा का युद्ध मार्च 1527 में राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच हुआ था। खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त खूनी मुठभेड़ हुई। बाबर 2 लाख मुगल सैनिक थे और ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा के पास भी बाबर जितनी सेना थी। राणा सांगा की सेना के पास वीरता का भंडार था और वे बिल्कुल घमासानी से लड़े, पर बाबर के पास गोला बारूद का बड़ा जखीरा था। युद्ध में बाबर ने सांगा की सेना के लोदी सेनापति को लालच दिया तो वो सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला। लड़ते हुए राणा सांगा की एक आंख में तीर भी लगा था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और युद्ध में डटे रहे। इस युद्ध में उन्हें कुल 80 घाव आए थे। उनकी लड़ाई में दिखी वीरता से बाबर के होश उड़ गए थे। ऐसा कहा जाता है सांगा का सर धड़ से अलग होते हुए भी उनका धड़ लड़ता रहा था। बाबर की सेना यह युद्ध जीत गई थी। वह भले ही यह युद्ध जीती हो, लेकिन सांगा की सेना ने उन्हें धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लोदी के गद्दारी करने की वजह से राणा सांगा की सेना शाम होते होते लड़ाई हार गई थी। राणा सांगा को उनकी सेना युद्ध खत्म होने से पहले किसी सुरक्षित स्थान पर ले गई थी। युद्ध में सांगा बेहोश हो गए थे, जहां उनकी सेना उन्हें किसी सुरक्षित जगह ले गई थी। वहां होश में आने के बाद उन्होंने बाबर को हराने और दिल्ली पर विजय प्राप्त करने तक चित्तौड़ नहीं लौटने की शपथ ली। जब सांगा बाबर के खिलाफ एक और युद्ध छेड़ने की तैयारी में थे, तो उन्हें अपने ही साथियों ने जहर दे दिया था, जो कि बाबर के साथ एक और लड़ाई नहीं चाहते थे। जनवरी 1528 में कालपी में उनकी मृत्यु हो गई। उनके देहांत के बाद अगला उत्तराधिकारी उनका पुत्र रतन सिंह द्वितीय हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो से आपको उनकी बहादुरी के बारे में पता चला होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी राणा सांगा के बारे में पता चले। और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।